दोस्तों अक्सर कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर वो एक नया कैमरा फ़ोन लेने वाले हैं, यानी कि जिसमें उनको कैमरे की परफॉर्मेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंस की लगती है, तो कैसे किसी भी बजट में एक अच्छा कैमरा फ़ोन चूज़ किया जाए। तो आज इस सवाल का जवाब जो है हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैमरा से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, स्पेशली जब आप कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल रखने वाला हूं। इसमें मैं उन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को यूज़ नहीं करूंगा जो कि एक आप DSLR में शायद आप यूज़ कर सकें। मैं सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन पे फोकस करने वाले फैक्टर्स पे ही इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को मेरी इंजॉय तो करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जब आप वीडियोज़ मेरी देख ही रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। और जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर ही रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले सेगमेंट में मैं आपसे अलग अलग तरीके के जो लेंस आजकल आपको फ़ोन के कैमराज में देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो कई सारे तरीके के आपने लेंस देखे होंगे, 15,000 या 20,000 तक के जो फ़ोन्स आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि इस तरीके के सेंसर्स होते हैं। जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं उसमें सेंसर्स कैसे होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्राइमरी सेंसर से। अब प्राइमरी सेंसर जो होता है वो जनरली हाई रेजोल्यूशन का होता है। किसी भी कैमरा में, किसी भी फ़ोन में आप जो सेंसर 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल या इवन 108 मेगापिक्सल के जो सेंसर की बात होती है वो प्राइमरी सेंसर ही होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता है, बस ये है कि जब आप अपने फ़ोन के कैमरा इंटरफेस को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जिस लेंस से आपको पिक्चर दिखाई जाती है वो स्टैंडर्ड लेंस होता है। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो मैं आपको अलग से बताऊं। इसके बाद दोस्तों आजकल जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेंसर के बाद आपको मिलेगा वो है वाइड एंगल लेंस। अब ये जो वाइड एंगल लेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा सर्कुलर होती है, इवन सर्कुलर भी नहीं, कुछ फ़ोन्स में जिसमें एंगल बहुत ज़्यादा होता है, वाइड एंगल जो लेंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल होता है। तो ऐसे केस में जो लेंस का शेप है वो एग्जैक्टली राउंड ना होकर थोड़ा सा इलिप्टिकल होता है, जिससे जो आपका कैमरा है वो और भी ज़्यादा वाइड देख सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक स्टैंडर्ड लेंस से सिर्फ इतना पोर्शन दिखता है तो वाइड एंगल लेंस के थ्रू आप इतना ज़्यादा पोर्शन देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वाइड एंगल लेंस का प्राइमरी लेंस पे। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है कि ये वाइड एंगल लेंस ही क्यों प्राइमरी लेंस नहीं होती है फ़ोन में। तो इसका जो है बहुत ही सिंपलिस्टिक जवाब ये है कि वाइड एंगल जो लेंस होता है उसका एक ट्रेड ऑफ है, यानी उसकी एक कमी है कि उससे आपके जो इमेज क्वालिटी है उसकी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। आप जनरली देखते भी होंगे प्राइमरी लेंस होता है 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल इन सब का, लेकिन जो आपका अल्ट्रा वाइड लेंस होता है वो जनरली 8 मेगापिक्सल या बहुत 13 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा रेजोल्यूशन में फ़र्क पड़ रहा है, तो इसीलिए डिटेल में भी फ़र्क पड़ता है। और हाँ, लाइट जो एंटर करती है वो भी वाइड एंगल लेंस में थोड़ी सी कम एंटर करती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल लेंस। दोस्तों इसके बाद अब तीसरा मोस्ट कॉमन लेंस आपको देखने को मिलेगा वो है डेप्थ सेंसर। अब डेप्थ सेंसर जो है ये आपको जनरली 2 मेगापिक्सल का या मैक्सिमम 5 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। और ये भी सारे फ़ोन्स में नहीं होता है, जो 15 से 20 हज़ार के दाम वाले फ़ोन्स हैं उन्हीं में आपको ये स्पेशली डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप फ़ोन्स जो है उसमें आपको एक डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो एक सेंसर है ये काफ़ी एक गिमिकी है, इसका कुछ खास ऐसा काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं तो अगर आपको दुकानदार ये बताता है कि इसमें डेप्थ सेंसर भी है एक, तो इसमें ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो आपका प्राइमरी लेंस है वो पोर्ट्रेट मोड या जो डेप्थ वाली जो फ़ोटोज़ होती हैं जिसको हम लोग बोका फ़ोटोज़ कहते हैं वो कैप्चर कर सकता है। तो ये सेंसर अगर कोई आपको स्पेशली बताए तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। और अब इसके बाद हम आते हैं अगले सेंसर पे जो है टेलीफोटो लेंस। अब टेलीफोटो लेंस जो है वो अल्ट्रा वाइड लेंस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी जहाँ अल्ट्रा वाइड लेंस जो होता है वो आपका जो है फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता है, टेलीफोटो लेंस आपकी एक्चुअली में फील्ड ऑफ व्यू को कम कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टेलीफोटो लेंस से आपको ऑप्टिकली जूम जो है इमेज नज़र आ जाती है। जूम के बारे में मैं पहले भी आपको डिटेल्ड वीडियो में बता चुका हूँ, बल्कि इन सारे ही कैमरा टर्म्स को जो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ
इन सभी के इंडिविजुअल वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में बनाई हुई हैं, तो उन्हें आप जरूर चेक कर सकते हैं। मैं उसकी प्लेलिस्ट जो है यहाँ आई बटन पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो वो वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो टेलीफोटो लेंस है वो एक्चुअल में जूम्ड इमेज को कैप्चर करती है। जैसा कि आप DSLR कैमराज में देखते हैं, लॉसलेस जूम जिसको आप कहते हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। स्मार्टफोन्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 2x जूम से लेकर 5x जूम तक की टेलीफोटो लेंस वाले फोन्स देखने को मिल जाएंगे। टेलीफोटो लेंस अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन एक समय था कि मिड रेंज में भी एक दो फोन्स आए थे जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आते थे, जैसे Xiaomi का Mi A1। सोचिए वो फ़ोन 2017 में 15,000 के प्राइस पे टेलीफोटो लेंस के साथ आता था, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा खास फ़ोन नहीं आया जो कि मिड रेंज सेगमेंट का हो और उसमें एक प्रॉपर टेलीफोटो लेंस दी गई हो। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी आपको 20,000 से लेकर और जो फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं उसमें आपको टेलीफोटो लेंस ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल लेंस है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड लेंस होती है। दोस्तों अब इसके बाद आते हैं एक और लेंस पे, जो कि है आपकी मैक्रो सेंसर। अब मैक्रो सेंसर में भी बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। ये माइक्रो सेंसर आपके जो क्लोज इन ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी काफ़ी अच्छे से इमेज कैप्चर कर लेता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आप जैसे फूल की अगर इमेज ले रहे हैं या आप किसी इंसेक्ट की बहुत क्लोज फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, तब ये लेंस आपके एक्चुअली में काम आती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो ये कि स्मार्टफोन्स में आपको अगर मैक्रो लेंस मिल भी रही है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं Realme 7 यूज़ करता हूँ और उसमें जो मैक्रो सेंसर दिया गया है वो है 2 मेगापिक्सल का, और वो एक्चुअली मुझे किसी भी काम का नहीं लगता है। अगर वो लेंस नहीं भी होता तो भी इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो आपके डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर हैं ये बेसिकली हाथी के दांत की तरह हैं। देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ खास काम के हैं नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में हाथी के दांत हों, यानी कि दिखाने के लिए सेंसर्स लगा दिए जाएं, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फालतू पैसा ना खर्च करें इन बेकार के लेंसेज पे, तो आप फ़ोन की बाकी चीज़ों पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जब भी आप फ़ोन खरीदने जाएं और आपको शॉपकीपर बताए कि यार इसमें तो एक मैक्रो सेंसर भी है और एक डेप्थ सेंसर है, तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल भी कंसिडर ना करें। आप ये देखें कि उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो, और और बहुत अच्छी बात होगी कि अगर उसमें टेलीफोटो लेंस भी है। अब दोस्तों एक और सेंसर के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, और वो है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। ये आपको स्पेशली फ्लैगशिप फोन्स में ही देखने को मिलेगा। इस सेंसर में कोई भी लेंस नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी आपके जो डेप्थ वाली इमेजेस हैं, यानी कि जो बोका इमेजेस हैं, पोर्ट्रेट मोड की इमेजेस हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। बेसिकली इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि आपके जो फोकस वाला एरिया है उसको हिट करता है, और फिर ये अपने फ़ोन के प्रोसेसर को बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस चाहिए है और वो कितनी दूर है, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो ब्लर रहनी चाहिए। तो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर का क्या काम होता है। लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंसर जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस पे ही आपको मिलेगा, और अगर आप 40,000 से ऊपर का कोई भी फ़ोन ले रहे हैं तो इसमें आपको ये सेंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो चिंता करने की बात नहीं है। तो ये हो गई सेंसर्स की बात। अब आते हैं हम लोग और भी कुछ छोटे मोटे बेसिक्स पे जो कि आप कॉमनली सुनते होंगे, और इसमें सबसे पहला है एपर्चर। अब सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता दूं, एपर्चर जो है वो आपके कैमरा सेंसर के अंदर कितनी ज़्यादा लाइट जा रही है उससे डिफाइन होता है। एपर्चर जो है वो एक्चुअली ये बताता है कि आपके कैमरा लेंस का जो दरवाज़ा है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके कैमरे के लेंस का दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा उसमें लाइट एंटर करेगी। ज़्यादा लाइट एंटर करेगी इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो थोड़ी ज़्यादा ब्राइट होगी, उसमें डिटेल्स कैप्चर करने की क्षमता बढ़ जाएगी और ओवरऑल एक बेटर इमेज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सुना होगा कि फलाने फ़ोन में या फलाने जो लेंस है उसका एपर्चर जो है वो f2.4 है या f2.8 है या f1.7 है। तो यहाँ पे अगर आपको एपर्चर ज़्यादा चाहिए है तो आपको कम एफ स्टॉप वाला सेंसर के लिए जाना चाहिए। यानी कि अगर आपको दो सेंसर्स मिलते हैं, एक जिसका एपर्चर f1.7 है और आपको एक दूसरा लेंस मिलता है जिसका एपर्चर f2.4 है, तो आपको यहाँ पे 1.7 वाले के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये एपर्चर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा बड़ा एपर्चर होगा आपके कैमरा लेंस का और उतनी ही ज़्यादा ब्राइट इमेज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो आपके प्राइमरी लेंस है आप सिर्फ उसी का एपर्चर देखें जो आपके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, मैक्रो लेंस, डेप्थ सेंसर
और टेलीफोटो लेंस के जो आपके एपर्चर आते हैं वो हमेशा थोड़े से कम ही रहेंगे, क्योंकि ये अलग तरीके की लेंसेज होती हैं। आपको एपर्चर पे ध्यान सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेंस पे देना चाहिए। एपर्चर के बाद दोस्तों आता है OIS और EIS की बात। अब OIS और EIS में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ एक वीडियो में, जिसका लिंक आप यहाँ आई बटन में अगेन देख सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर बताऊँ तो OIS जो है वो एक्चुअली में एक हार्डवेयर होता है ऑप्टिकली आपकी इमेज को स्टेबलाइज करने के लिए। OIS का मतलब भी यही होता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और आप अपने फ़ोन को थोड़ा शेक भी कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में जो आपके कैमरे का लेंस है वो भी उस तरीके से एडजस्ट कर लेता है। ये एक हार्डवेयर होता है जिससे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फ़ोन्स में अप्लाई किया जाता है। वहीं बात रही अगर EIS की, यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रिक है। ये डिजिटली परफॉर्म किया जाता है और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर किसी फ़ोन में EIS है तो जो आपका वीडियो फ्रेम है, अगर आप EIS को ऑन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कट हो जाता है। हालांकि दोनों ही टेक्नोलॉजीज काफ़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर एक चूज़ करने की बारी आती है तो उसमें OIS डेफिनेटली एक बेटर टेक्नोलॉजी है। और OIS अगर है तो EIS हो ना हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़े सस्ते फ़ोन्स ले रहे हैं, यानी कि 30,000 तक के भी अगर आप फ़ोन्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपको EIS के साथ ही जाना पड़ेगा और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर का कोई भी फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें आपको मस्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। दोस्तों इसके बाद एक और टर्म आता है जो कि है ISO। अब ISO जो है बेसिकली आपके लेंस की इमेज सेंसिटिविटी, यानी लाइट की सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। अगर आपका जो ISO है वो मान लीजिए 100 वैल्यू पे है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सेंसर जो है वो लाइट के प्रति थोड़ा कम सेंसिटिव है। लेकिन अगर आपका ISO मान लीजिए 1000 पे सेट है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट सेंसिटिव हो जाता है। और इससे एक फ़ायदा भी होता है कि अगर आपका ISO ज़्यादा है, हाई है, तो उससे आपको इमेज में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा लाइट आएगी, डिटेल्स भी थोड़ी ज़्यादा प्रिजर्व हो जाती हैं। लेकिन ये किसी कमी के बगैर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर आपने ISO बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है तो वो नॉइज़ थोड़ी सी आ जाती है इमेजेस में। अगर आप उसको जूम करेंगे तो आपको बहुत ही ग्रेनी सी इमेज नज़र आएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप ISO को बहुत ज़्यादा हाई रखें। बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो फ़ोटो की क्वालिटी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या मेगापिक्सल से कोई फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कितना फ़र्क पड़ता है, और आखिर में क्या मेगापिक्सल के ही बेसिस पे आपको कैमरा लेना चाहिए या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि मेगापिक्सल ज़्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके फ़ोन की कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि जो रेजोल्यूशन है, यानी कि कितने पिक्सल्स हैं उस इमेज में। अब आप जानते होंगे कि कोई भी इमेज जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल्स से जोड़ के बनती है। हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स होते हैं, वर्टिकल पिक्सल्स होते हैं, तो इन सबके इन पिक्सल्स का जो एक कॉम्बिनेशन है वो इमेज को बनाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 12 मेगापिक्सल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज आपके फ़ोन ने कैप्चर करी है 12 मेगापिक्सल की, उसमें 12 मिलियन पिक्सल्स हैं। अगर आप 108 मेगापिक्सल के कैमरे से आप इमेज को कैप्चर करते हैं तो 108 मिलियन पिक्सल्स हैं। ज़्यादा पिक्सल्स मतलब ये ज़रूर है कि जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा होने की चांस हो जाती है। अगर आप फोटो को जूम करेंगे तो उसमें आपको बेहतर क्लैरिटी देखने को मिलने का चांस है। लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल के कैमरे से 9 गुना खराब होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आईफोन्स में आपको अभी भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन वो अभी भी फॉर एग्जांपल Xiaomi के Mi 10i का जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो कहीं भी आईफोन के आसपास भी नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए मेगापिक्सल की बहस को हम यहीं छोड़ देते हैं और चलते हैं सीधे ऐसे उन फीचर्स पे जो कि आपके फ़ोन कैमरा को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है कि उसमें आपको मेक श्योर करना है कि HDR मोड है कि नहीं। HDR मोड भी बहुत यूज़फुल होता है, ये भी मैंने अपनी वीडियो में एक बता रखा है, तो वो आप यहाँ ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैनुअल मोड हो जिसमें आप मैनुअली एडजस्ट कर सकें अलग अलग सेटिंग्स को, आप फोकस को एडजस्ट कर सकें, आप ISO को चेंज करें और शटर स्पीड्स को चेंज कर सकें, तो ये मैनुअल मोड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अलग अलग तरीके की फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं, जिनको कैमरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसे में आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उसमें मैनुअल मोड ऑफर हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कैमरा टू API इनेबल्ड है या नहीं, ये भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि
कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने फ़ोन की जो डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको प्रेफर नहीं करते हैं, उसकी जगह गूगल कैमरा को डाउनलोड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल कैमरा आपके फ़ोन में अच्छे से काम करे तो उसके लिए कैमरा टू एपीआई का इनेबल्ड होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा टू एपीआई इनेबल्ड है या नहीं, ये आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करके जिसका नाम है कैमरा टू एपीआई सपोर्ट। और इसके अलावा अगर आपके फ़ोन के कैमरा में रॉ इमेज कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप रॉ मोड में इमेज को कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि उसमें जेपेग फॉर्मेट से कहीं ज़्यादा डिटेल्स प्रिजर्व होती हैं। उनकी साइज़ भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा होती है, रॉ फाइल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती हैं, लेकिन उसमें जो डिटेल्स हैं अगर आप स्पेशली एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर रॉ कैपेबिलिटी वाले कैमरा फ़ोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप अपना एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कैमरा परफॉर्मेंस जो है उस फ़ोन की अच्छी हो। आई होप कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे और आप खुद से फिर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कैमरा फ़ोन अगर लेना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के जो भी सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन्स हैं उनको लिस्ट कर दिया है। अगर आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए उन लिंक से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और उन लोगों में जो नए फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।